जय हिंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस यूँ तो बहुत सालों से ही चर्चा में था। अगर आप पिछले साल देखे होंगे तो ये वही हाथरस जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां एक युवक और युवतियों का लाश जो था वो पेड़ पर लटकता हुआ मिला था। कुछ साल पहले अगर जाएंगे तो ये वही हाथरस था जहां कुछ युवकों को वैलेंटाइन डे के दिन मिलकर 6-7 लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा था। लेकिन इस बार की घटना उन पिछले सारी घटनाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप महर्षि वाल्मीकि जी को तो जानते होंगे, जिन्होंने रामायण की रचना की, लेकिन आज बात ये महर्षि वाल्मीकि जी की नहीं बल्कि मनीषा वाल्मीकि है कि इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को, इसके सारे सपनों को बर्बाद कर दिया कुछ मनचले लोगों ने, जिनके बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हम बहुत पहुँच वाले हैं। 14 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही मनीषा इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक रेफर किया गया और अंततः यह सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। और बदनसीबी तो देखिए इस मनीषा वाल्मीकि की कि इसे मुखाग्नि भी नहीं मिली अपनी परिवार के लोगों से। जिसे एक रीति रिवाजों के तहत हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसे पेट्रोल की तरह जलाया गया, जैसे घर के पुराने कबाड़ सामान को जलाया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो कोई पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी भी मरता है ना, तो उसे हम उसकी परंपराओं के हिसाब से दफनाते हैं। और इस बेचारी की क्या गलती थी कि इसे रात 2 बजे जलाना पड़ा। लापरवाही की हद देख लीजिए। 4 मनचलों ने इसका अपहरण किया और मनीषा के गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कथित बलात्कार किया गया। इसके बाद मनीषा को वहीं हाथरस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत बिगड़ता देख उसे रिफर किया गया अलीगढ़ में भी तबीयत नहीं संभली तो रिफर किया गया एम्स में। और एम्स ने क्या कहा, हमारे पास बेड नहीं है, और इसे ट्रांसफर कर दिया गया सफदरजंग अस्पताल में, जहां उनकी डेथ हो गई। अब एक बात बताइए, ये एम्स में कई ऐसे वार्ड है जो खाली रहते हैं हमारे नेताओं के लिए, उनका कोटा है, नेताजी आएंगे, क्या वहां खाली जगह पे नहीं भर सकते हैं? आज किसी नेता को जरा जोर से खांसी आ जाए, देखिए पूरा एम्स लग जाता है उनके पीछे। लेकिन हम लोग के लिए ये नहीं लगेगा। अब जब बात विकास की होगी तो आप पूछिएगा कि विकास तब क्या चीज है कि जब अगर इतनी सीरियस मैटर को, जिसका गर्दन टूटा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ऐसे सीरियस मरीजों को भरने के लिए अगर उनकी भर्ती के लिए एम्स में सीट नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, कहाँ गया यहाँ पर जो हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सब तो बन चुका है। इसका मतलब ये सब ढकोसला था। हमें पुराने से लेकर नए को तुलना नहीं कराना चाहिए। लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं, आज से 8 साल पहले याद कीजिए, तब दामिनी जो थी उसका जब उसके साथ दिल्ली में 2012 में बलात्कार हुआ था, तो उस मैटर पे उसे तुरंत वहाँ जब हालत नहीं संभली थी सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया था। लेकिन इस लड़की को, चूंकि ये दलित थी ना, इसको कौन पूछता है, इसलिए उठा के इनको पहले इस हॉस्पिटल से फिर उस हॉस्पिटल, यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। एक अच्छा सा, जब वहाँ हॉस्पिटल से नहीं संभला, हाथरस से, जब उनको नहीं दिख रहा है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है, गर्दन टूटा हुआ है, मामला सीरियस है, तुरंत एम्स दिखाना चाहिए। और एम्स में नहीं है तो फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी इन्फॉर्म कीजिए ना कि भाई सीरियस मैटर है, लीजिए। आज भी बहुत सारे सीट रिजर्व रखे होंगे नेताओं लोग के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं थी और इसे जानबूझ के मरते छोड़ दिया गया। तो हम तो कहते हैं यहाँ 2 बार मर्डर हुआ, एक ही लड़की का, एक इन लोगों ने पूरा कर दिया, बाकी जो सिस्टम की लापरवाही थी उस वजह से इनका एक तरह से कहिए तो बचा सकते थे, क्योंकि 14 दिन तक यह लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। और उसके बाद सफदरजंग ने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में जितने नियम कानून प्रोटोकॉल थे सबकी धज्जियां उड़ा दी गई, बिना परिवार वालों को बताए बॉडी भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस वैन से गाड़ी बॉडी को लाया गया उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। जब यहाँ आए तो घर के लोग रोते बिलखते रह गए, लेकिन वहां पर समझा बुझाकर इन लोगों को रात 2:30 बजे क्या कर दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया। काहे को अंतिम संस्कार किया गया? बॉडी जला दी गई। अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है, पेट्रोल छिड़क के जला दीजिएगा। आप कोई सामान, घर का कबाड़ चीज जला रहे हैं, 2:30 बजे कहीं अंतिम संस्कार होता है? किस शास्त्र में लिखा है कि सूरज डूबने के बाद किसी महिला का अंतिम संस्कार होगा? किसने देखा कि मुखाग्नि किसने दिया? आप दे दीजिएगा वहां पर मुखाग्नि। मतलब आपको संस्कार भूल गया। बड़े बड़े बात करने कि सनातन संस्कृति को बचाना, इन्होंने डुबा दिया। देखिए इसको शर्म नहीं लगता है, वहां बैठ के हंस रहा है। इसको वर्दी किस लिए मिली है, इसको समझ में आता है? यहाँ पे सबको ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, ताकि आगे जाके एक नजीर बने कि ऐसे खिलवाड़ मत किया कीजिए। पुलिस ने क्या किया, हाथरस को तो एकदम किला बना दिया। अरे भैया पुलिस वाले, आप लोग थोड़ा पहले सजग रहते ना तो आजकल महिलाओं की ये हालत नहीं हुई रहती। पुलिस ने FIR लिखा कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। अब नॉर्मल FIR लिखा था छेड़खानी का, बाद में दबाव बना तो फिर हत्या की कोशिश का लिखा गया। पहले FIR 4 लड़कों पर लिखना था तो केवल 1 पर लिखा गया। अब जाके
जाके 4 पर लिखा गया। इतना गंभीर मैटर हो गया, उसके बाद जाके यूपी पुलिस जागी, पता नहीं क्या मतलब यूपी हाथरस जिला को पूरी कैद कर दिया गया। क्यों कैद किया गया? रात में आखिर 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार क्यों किया? क्योंकि जानते हैं कि अगर लाश को जला देंगे ना तो जो भी सबूत मिलता रहेगा, जो दोबारा पोस्टमार्टम की क्रिया होगी वो नहीं कर सकते हैं। तो 3 दिन तक यूपी पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन षड्यंत्र करके जो जो चीज जांच में फंसने लायक थी उसको बेहतरीन ढंग से साइड करते गई ताकि कोई सबूत बचे नहीं। लाश जला दिया गया है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। पुलिस कर रही है रेप नहीं हुआ है, लाश अगर नहीं जलाया गया रहता, सुबह आती तो दोबारा पोस्टमार्टम होता। 8 दिन बाद आप मेडिकल करा रहे हो, वहां पे रेप के पुष्टि होगी, और आप कौन होते हो रेप हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम है ये बताना कि नहीं हुआ। आखिर आप किसको बचा रहे थे? ये पुलिस लगाकर किसको बचा रहे थे? मीडिया को नहीं जाने दिए। मीडिया क्या पाकिस्तान से आए थे कि वहां जाके बम फोड़ देते? नहीं जाने दे रहे। ये कोई मैटर बनता है? यहाँ पर किला बना दिया पूरी तरह से हाथरस को। इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा था, वरना कहीं नहीं छुपता तो डर नहीं। अरे कहीं मीडिया को रोका है? नहीं है। लेकिन क्यों रोका गया? तो कोरोना का दिक्कत है। अरे बहाना लेके पूरी तरह से सबूत को सपड़ा साफ कर दिया गया। और हद तो हो गई हमारे डीएम साहब की। अरे डीएम साहब को तो एक अलग से नोबल पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा डीएम साहब को ये समझा रहे हैं कि मीडिया वाले 2 दिन बाद चले जाएंगे, बाकी हम ही लोग काम आएंगे। भाई साहब आप लोग कितना काम आते हैं ना, सबको पता होता है। यहाँ अगर कोई मर जाए ना सड़क एक्सीडेंट में तो कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे, ये बोलते हैं। और कमेंट देखिए भाई साहब का, ऐसे डीएम साहब, ऐसा डीएम को तो टॉप डीएम घोषित करना चाहिए, जिन्होंने क्या कहा कि अरे तुम्हारी बेटी अगर कोरोना से मर जाती तो क्या होता, देखो कितना फायदा है कि तुमको मुआवजा मिल गया तुम्हारी बेटी के मरने का। मतलब अगर किसी को मुआवजा देने की औकात है ना, 25 लाख रुपए है, तो वो बलात्कार कर सकता है। क्योंकि बलात्कार करने के बाद क्या कहेगा कि भाई आप पागल हो, हाँ अरे कोरोना से मर जाएगी कुछ नहीं मिला, बलात्कार करके मार दिए 25 लाख रुपया मिला। मतलब इस हिंदुस्तान में 25 लाख रुपए आपको मुआवजा देने की है ना, तो आराम से आप बलात्कार कर सकते। ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है भाई, डीएम साहब कर रहे हैं। डीएम साहब यहाँ पर, और इस डीएम साहब को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है, एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। इनको नहीं सस्पेंड करना चाहिए, इनको भी एकदम परफेक्ट सस्पेंड करना चाहिए। और एसपी लॉबी जो आईपीएस की जो लॉबी है वो भी कह रही है कि आपने पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, इनको क्यों नहीं किया? और हकीकत में भी है, इनको भी करना चाहिए। इतना आप बेतु का बयान देंगे। और डिजिटल इंडिया, अब जब मोदी जी चिल्ला रहे हैं जब से डिजिटल इंडिया, इनको अभी तक होश नहीं आया कि हम जो बात बोल रहे हैं वो कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेगा, वो भी जियो का डाटा इतना सस्ता है। बहला दिया सब इनको, बता रहे समझा रहे हैं उनको कि मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही काम आएंगे तुम्हारे। अरे आज मीडिया नहीं रहती ना और विपक्ष इतना हंगामा नहीं किया रहता तो न्याय नहीं मिला रहता। उसमें राहुल गांधी पहुंच गए। अब राहुल गांधी पहुंचे तो लोगों ने कहा कि भैया ये राजनीति करने पहुंचे हैं। हकीकत में राजनीति करने पहुंचे हैं, और क्यों नहीं पहुंचेंगे राजनीति करने? राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम लोग मास्टर लोग राजनीति करेंगे? हमेशा राजनीति होती है। अगर ये मौत राजनीति है तो बताइए कि पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत पर क्या हो रहा है? वो राजनीति नहीं हो रही है। और अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती तो मीडिया जगती नहीं और उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता। अगर राजनीति नहीं होती और मीडिया नहीं जगती तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच नहीं होता। और ये राजनीति है तो आप बताइए, चलिए मानते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन आप किसी पार्टी के इतने बड़े नेता को बिना राज्य सरकार की अनुमति आप किसी को ढकेल देंगे? ये क्या दिखाने की कोशिश है कि देखो भारत का एक एक नागरिक, देखो ये तुम्हारे बॉडी में ना, एक दिमाग में एक सॉफ्ट डर पैदा किया जा रहा है कि हम राहुल गांधी को पीट सकते हैं, बड़का बड़का नेता को ढकेल सकते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या होती है? और हकीकत में है कि ये पक्ष में है भाई भैया, विपक्ष में कोई भी हो, हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है। इसके बॉडीगार्ड रहते के बावजूद ढकेल के गिरा दिया गया। तो हम लोग गए रहते तो पता नहीं क्या होता, जिंदा आते कि नहीं आते। ये एक संदेश है, आप नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है कि देख हम जो बोले ना वही सही है, तुम कुछ हो हम थूर थार देंगे वहाँ पर। लेकिन अगर विपक्ष ये अगर राजनीति है तो बताइए, सुषमा स्वराज, उमा भारती जी, ये तो आप ही की पार्टी की है। अभी इनको कोरोना हुआ है, ऋषिकेश एम्स में एडमिट है, ऋषिकेश में वहाँ एडमिट है कोरोना। इन्होंने खुद ट्वीट करके किया कि अगर मैं स्वस्थ होती, मुझे कोरोना नहीं होता तो मैं भी सड़क पर आई रहती। दीदी जी आप उस बच्ची को बचाने के लिए सड़क पर आई रहती ना, तो देखिए ये क्या हाल हुआ है, देख रही हैं, लात जूता मार के आपको भी फेंक दिया रहता सब कहीं पे, कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बीजेपी की है ना, इसका मतलब ये भी राजनीति कर रही है, ये भी अपनी राजनीति चमका रही है। मतलब कुछ भी है भाई, वहाँ कौन जाएगा? आम आदमी तो नहीं ना जाएगा। और मीडिया वालों को देखिए, मीडिया वाले अपना नमक का कर्ज भूल गए। सब बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो,
लो, सरकार से सवाल मत पूछो। इन लोगों ने पैसा ही भूल गया यहाँ पर, हद है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों ने। इस बेचारी की मौत को इन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई घोषित कर दे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता को लोगों ने इतना कांग्रेस बीजेपी इतना किया है कि जनता ऊब गई है। और आप लोग को खूब अच्छा से पहचान गई। इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। अपना वीडियो का लाइक डिसलाइक बंद करके रखा है। इसको कोरोना भाग रहा है इतना भयानक, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है, कंगना रनौत। आप बताइए, इस बेटी की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन अगर आप नज़र डालिएगा ना, तो ये बहन जी का छज्जा तोड़ दिया था तो उसके लिए सुरक्षा मिल गया था। और इनको तो बस मीडिया में रहना है। भाई, इनके साथ गलत हुआ तो किस हीरो के साथ नहीं हुआ? कपिल शर्मा इतने अच्छे कॉमेडी करते, उनका नहीं ऑफिस तोड़ा गया था, शाहरुख खान का नहीं तोड़ा गया था। लेकिन ये स्पेशल है ना। अगर ये बहन जी बस इतना बोल देना कि मेरे सपने में डायनासोर आया था और वो डायनासोर उद्धव ठाकरे ने भेजा था। उद्धव ठाकरे, तुमने मेरे सपने में डायनासोर भेजा था, वो डायनासोर मेरा बाल खींच रहा था। अरे बहन जी का बाल खींचा, तुरंत केंद्र सरकार इसको सिक्योरिटी दे देगी। देखिए, ये है हमारी कंगना रनौत। सिक्योरिटी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी कितना, 20 कमांडो लेके घूम रही हैं। काम क्या है? तो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, फिल्मी दुनिया में यहाँ पर। अरे इतनी सुरक्षा और इतना सम्मान हमारे देश के साइंटिस्ट को दिए गए रहते ना, हमारे देश के जो बहादुर जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारा देश नासा से आगे हमारा इसरो निकल गया था। नहीं, लेकिन यहाँ तो राजनीति होगी ना इनका। इन्हीं का एगो घर टूटा है और कौन ची घुसिया के देखती है, हमारा कौन ची करेगी? एगो वीडियो बना के डाल देगी, खान सर बहुते कूद रहे हैं यहाँ पे, हमारा कौन ची होना? हम फिल्म उलिम ना देखते, चाहे तोरा होता केहू का फिल्म हो, डायनासोर हमारा बाल नोच रहा है। मतलब यही है भाई इस देश की, इन्हीं को बचाना ज़्यादा जरूरी है, इनकी सुरक्षा है। बल्कि इनको खतरा क्या था? कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं था। हाँ, ये बात मानते हैं कि बीएमसी ने इनका जो बिल्डिंग तोड़ा था वो गलत किया था, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन उतना बड़ा बात नहीं था जितना 20 कमांडो दे देंगे आप इनको। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं ना जिनको केवल मीडिया में रहना है। आप देखिए, इन लोग को कुछ भी करेंगे, ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन ये मीडिया में रहेंगे। कभी इनकी बहन का ट्विटर हैंडल डिलीट हो जाता है तो आके गरिया देती, बस हमको मीडिया में रहना है। इन लोग को यहाँ पर इसका तो पूछिए बात भाई साहब, ये सब मीडिया में बस इनको दे दो, इनको बस अपना पब्लिसिटी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार मीडिया वैसे रह गया। इस बार मीडिया अपना नमक का कर्ज भूल गया कि हमको पैसा खिलाया गया, सब कुछ भूल गया। और मीडिया ने तो जो धज्जी उड़ा दिया यहाँ पर वहाँ पर। कई मीडिया वाले, आज तक की जो चित्रा त्रिपाठी थी, उन्होंने एसडीएम को तो लथेड़ दिया, बेचारा का तो कुछ मुंह बन गया, एकदम कुछ जवाबे नहीं दे रहा था। हाँ, बहुत सारी मीडिया वालों ने किया वहाँ पर। और इसमें हम ये प्रज्ञा मिश्रा जो है, इनको तो बहुत बार पुलिस वालों ने घसीटा भी था। प्रज्ञा मिश्रा भारत समाचार के लिए काम करती है, इनका अपना पर्सनल भी है, उल्टा चश्मा यूसी करके देखती है। हम व्यक्तिगत रूप से एक महिला की नज़र से हम सबसे ज़्यादा सम्मानित पत्रकार इनको समझते हैं। ये कहीं भी मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देती है। और अगर आप इसको सोचिएगा कि अपने बात में उलझा दे, नहीं, ये दलाली वगैरह वाला काम नहीं करते। हम व्यक्तिगत, हम खुद कभी किसी, बहुत कम लोगों का चैनल को हमने सब्सक्राइब किया, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी पूरा नाम है इनका, इनको खुद हम देखते हैं। एक महिला पत्रकार होकर एकदम डट कर सवाल पूछना, क्योंकि पत्रकार का काम क्या होता है? सरकार की तारीफ करना। बाबू, सरकार की तारीफ करने के लिए ना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। पत्रकारिता का काम है कि सरकार की कमियों को सरकार को बताना और जनता को बताना, ताकि आप सरकार से सवाल पूछ सके। लेकिन ये नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। जो कि ये वाला मैटर में थोड़ा सा इनके साथ ज़्यादा बदसलूकी हो गई थी, चाहे आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें तो मीडिया ने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रोष दिखाया था, जिस वजह से उसे न्याय मिलने के कगार पर है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नहीं, हम सीबीआई के हाथ में पहुँच गया है। इस देश में ना कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं, जिसमें 3 तो सबसे फेमस है। किसी लड़की की इज्जत हिंदुस्तान में बहुत सस्ती है। फौजी की शहादत, बस एक दिन तो न्यूज बनता है, उसके बाद कौन पूछता है? किसान का फसल, भाई जिस दिन ज़्यादा उगा देगा ना, उस दिन उसी को घाटा हो जाता है कि नहीं? लेकिन मोदी जी, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपने तो किसानों के लिए नया विधेयक लाया है ना, आप एक नंबर विधेयक है। ये सब विपक्ष वाला है, सब एंटी नेशनल। अरे हमारे देश ही एक ऐसा देश है जहाँ किसान हेलीकॉप्टर से उतरता है। नहीं देखा क्या आप लोगों ने हेमा मालिनी को? हेलीकॉप्टर से उतर के गेहूं
काटा जाता है, हिंदुस्तान का एकमात्र है। और विपक्ष वाला एंटी नेशनल है सर, बोलता है ऐसे किसान को फसल का पैसा नहीं मिलता है। हेलीकॉप्टर कहाँ से आया है किसान? वो झूठ बोल रहा है, इसे ऐसे ऐसे वर्दी पहन लिया होगा, ये सब ऐसे फटा चिटा। हकीकत में तो ये स्थिति है किसानों की। यहाँ पर विपक्ष वाले तुम लोग हमेशा मोदी जी को घेरते रहते हो। देख रहे हो कितना डेवलप है हमारे देश का किसान। देश में महिलाओं के खिलाफ इतना अत्याचार बढ़ते जा रहा है जिसका कोई हद नहीं। हमको तो बड़ा खुशी होता था कि हमको सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन में राखी बांधा जाता है। मेरी खुद की कोई बहन नहीं है, लेकिन कोचिंग में जितनी लड़कियां पढ़ने आती हैं सबसे ज़्यादा, हम तो इतना कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा राखी किसी को नहीं बांधा गया हो। किलो में आता है राखी, तो हाथ नहीं उठता है यहाँ पर रक्षाबंधन में। अब बड़ा खुशी होती थी कि हमको इतना राखी बांध, लेकिन अब तो डर लगने लगा यार कि भाई हमारी बहनें सुरक्षित है कि नहीं। और कहीं ना कहीं पहले एक कमी लगता था कि मेरी बहन नहीं है, लेकिन अब जब देखते हैं मेरी बहन नहीं है ना तो एक रिलीफ लगता है, अरे यार मेरी बहन नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कब कौन उसके साथ रेप करेगा, मर्डर करेगा, हड्डी तोड़ देगा, ये लोग उसको ले जाके रात में कहीं दफना दे, कहीं जला दे, और लोग कहेंगे कि तुम्हारा ही गलती है। डीएम साहब आके कहेंगे अरे मिल गया ना मुआवजा, बहुत हो गया। रेप मतलब क्या होता है? नॉर्मल चीज़ है ये। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं सीमा कुशवाहा जी का। इन्होंने वही वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने जो निर्भया के 4 दोषियों को फांसी पे फंदे पर लटकाया था। इन्होंने दिल्ली से चल कर आई थी और इनको भी जाने नहीं दिया गया। वहाँ पे जो एडीएम है एसडीएम थे इनसे बहस कर गया सब। यहाँ पे हम तो आपका पैर छू के नमन करते हैं आपको, और उनको भी ना चारों को ऐसे, अगर जितने भी दोषी हैं उनको आप छोड़िएगा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और बाकी वकील लोग को कोई टेंशन नहीं। अरे यार इन लोग का बिजनेस है ना। याद कीजिए आप लोग फरवरी का महीना जब दिल्ली पुलिस का एक जवान ने एक तमाचा मार दिया था वकील को, भाई साहब पूरे वकील स्ट्राइक पे आ गए थे। पूरा वकील पूरा का पूरा केवल एक तमाचा मारने की वजह से स्ट्राइक। और अभी कोई स्ट्राइक पे आया? कोई नहीं स्ट्राइक पे आया। और तरीका हम भी तो गधे हैं ना। अरे यार ये वकील लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो टीचर लोग ऐसे अनपढ़ होते हैं लोग। तमाचा मारना एक्चुअली बड़ा क्राइम है ना। रेप तो छोटा मोटा क्राइम है यार, तो वकील क्यों स्ट्राइक करेंगे? हाँ, अगर किसी वकील को अगर आपने ऐसे कर दिया पूरे वकील स्ट्राइक पे आ जाएंगे। लेकिन रेप तो नॉर्मल चीज़ है। ओहो आप लोग समझदार हैं। देखिए हम आप लोग को समझा रहे थे भाई, आप लोग कानून के ज्ञाता हैं लोग, इसलिए आप लोग ने स्ट्राइक किया। देखिए जब देश गुलाम था ना तो उस समय भी अंग्रेजों का अत्याचार बहुत हुआ था। लाला लाजपत राय के पीठ पर जब अंग्रेजों ने मारा था ना तो उन्होंने कहा था मेरे पीठ पर एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और ये जो पुलिस अत्याचार कर रही है ना, जो पीड़िता के घर में घुस के उसके पिताजी के सीने पर लात से मारा जा रहा है, याद रखोगे भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो सब चीज़ देख रहा है। भले आप मीडिया को खरीद सकते हैं लेकिन YouTube अभी भी स्वतंत्र है। आज़ादी से पहले अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दबदबा वकीलों का था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाला साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो या सरदार पटेल हो। वकीलों का दबदबा था क्योंकि ये कानून के पढ़े लिखे थे। लेकिन अब ये 20वीं सदी आ गई, ये 21वीं सदी है, 2020 है। अब यहाँ पढ़े लिखे लोगों का वर्चस्व रहेगा। अब जानते हैं ये ज़माना यूट्यूब ट्विटर फेसबुक का है। यहाँ ट्विटर पर आग लगा देगा सब, और गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए एकदम बेहतरीन ट्विटर है। और आप लोग तो छोड़िएगा मत, जो चैनल वाला उल्टा सीधा करता है डिसलाइक मारिए, ट्विटर पे तो आग लगा दीजिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप दबे रहेंगे ना तो सब दबा के चल जाएगा सब। और यूपी में ऐसा कोई नॉर्मल मैटर थोड़ी है, ये हमेशा होता है। हम ये कोई यूपी है इसलिए हम इसलिए नहीं कर रहे। आप हैदराबाद में देखिए वहाँ पर, लेकिन हैदराबाद वालों ने ठीक किया, ये हैदराबाद की पुलिस भून दिया, इन सबको गोलियां मार दिया। सबको पता है इनकाउंटर फर्जी है तो ठीक है। यहाँ पे भी तो सबको पता है गाड़ी कैसे उलट गई थी। लेकिन विकास दुबे इतना खतरनाक हुआ क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस की मिली भगत थी। इनको नहीं पहचान रहे हैं भाई साहब को। यहाँ पर इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन दिया था इनको कि पुलिस जा रही है, तो जेसीबी लगा के कांड हो गया यहाँ पे। बाद में वो सस्पेंड हुए। जो भी हो, अगर पुलिस की मिली भगत नहीं होती तो पुलिस वाले शहीद नहीं हुए रहते। जब पुलिस का जवान मारा गया, धाए दे गाड़ी उलाट कर, लग रहा था जैसे कोई वेब सीरीज चल रहा है। सबको पता था कि अब विकास दुबे पकड़ा गया, पूरी इंडिया को पता था इनकाउंटर हो जाएगा। सुबह पता चला हो गया, एकदम वेब सीरीज की तरह इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन यहाँ दलित की लड़की मरी है यार, कौन पूछता है दलित को यहाँ मरने के लिए होते हैं लोग, है कि नहीं? यहाँ पर मानसिकता होती जा रही है। यहाँ पर कड़ा से कड़ा क्राइम करना चाहिए, और जो अपराधी हैं इसमें उनको वही सजा देना चाहिए जो हैदराबाद में हुआ था, आज जो कानपुर में हुआ था। इससे नीचे तो कोई सजा ही नहीं बनी है उनके लिए। अरे उत्तर प्रदेश में हम क्या करेंगे ऐसे राम राज का जब सीता ही सुरक्षित नहीं रहेगी? अब याद करिए जरा सतयुग, जब सीता माँ को रावण ने अपहरण किया था ना, तो लंका में भी सीता जी सुरक्षित थी, जो दुश्मन के यहाँ, और यहाँ हमारे अपने यहाँ सुरक्षित नहीं है। और वही सीता जी जब लंका से वनवास काट के आई अयोध्या में ना, तो यहाँ यूपी के लोगों ने चढ़ा दिया उनको अग्नि परीक्षा में। लो यहाँ पर मतलब देखिए कि रावण के अंदर इतना इंसानियत थी जितना हम आज मानव के अंदर नहीं है। वो राक्षस था। हम लोग को तो लगता है कि भैया वो राक्षस, अगर उसे कहिएगा तो अब हम लोग को तब किस श्रेणी में रखिएगा आज के मानव को।
उत्तर प्रदेश जो है ना कुछ दिन में उत्तरी कोरिया से आगे निकल जाएगा। और ये क्या तुम किम जोंग समझते हैं आपने कहा बहुत खतरनाक है, तुमसे खतरनाक हमारी की यूपी पुलिस है। देखते हैं हमारे यहाँ के डीएम साहब कितने खतरनाक है। यूपी पुलिस को देखते हो, रातों रात चिता जला देते। तुम्हारे यहाँ है इतना पावर, यूपी पुलिस से टक्कर ले लोगे? तुमको पीछे छोड़ दिया हमारे यूपी पुलिस के लोग। और ये कुछ एंटी नेशनल लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश उत्तरी कोरिया से आगे निकल गया, ये क्या बोलेगा यहाँ पर? इसकी हिम्मत है थोड़ा उत्तर प्रदेश में आ जाए, पता नहीं कब इसका मरा जाएगा यहाँ पर, इसको समझ में नहीं आता है। हालांकि यूपी पुलिस ने अभी फाइनली सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच के लिए अप्रूवल दे दिया है। हालांकि पीड़िता का कहना है कि सीबीआई जांच जो अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपे, न कि सरकार को सौंपे। यानी उनका कहना है कि सीबीआई जांच हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। लेकिन हमारा मानना है उनको ये हैदराबाद वाली सजा दो, अगर कोई जो अपराधी है ना उड़ा दो एकदम बढ़िया से। और नार्को टेस्ट की भी बात कही गई है। नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफिक टेस्ट होता है जो आपके हार्ट बीट इत्यादि को पकड़ लेता है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो एक संभावना रहती है पोलियोग्राफिक टेस्ट में आपके पकड़े जाने की यहाँ पर। और मोदी जी को भी कहते हैं और योगी जी को भी, जो एनएसए है ना यूपी का सबसे खतरनाक कानून, जो नेशनल सिक्योरिटी एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका है, ये इन लोगों पर क्यों नहीं लग जाता है? ओहो, डॉक्टरों पे अगर कोई थूक दिया तो सबसे खतरनाक कानून लगता है एनएसए। डॉक्टरों पे थूकना सरासर गलत है, उन पर लगना भी चाहिए एनएसए। लेकिन हमारा कहना है कि इन बलात्कारियों पे क्या एनएसए नहीं लगना चाहिए? और हमको ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि नहीं, थूकना ज़्यादा बड़ा क्राइम है, बलात्कार ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं है। क्योंकि अगर बलात्कार बड़ा क्राइम रहता, हड्डी तोड़ के सरेआम जीभ काट के मार देना बड़ा क्राइम रहता, तो सबसे बड़ा कानून रहता है एनएसए वगैरह, है कि नहीं? यहाँ पे समझ गए। और योगी जी आप टेंशन नहीं लिया। और एक और बात कहते हैं, हिंदुस्तान के लोग मुगलों की चमचागिरी करते हैं। आप कम कर पानी बोलता है सब, बताइए, ये तो मुगलों की भाषा है पानी। आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। पानी नाम नहीं रहेगा अब इसका, अब इसका नाम हो जाएगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय पेयजल पदार्थ। यहाँ पर ऐसे मुगलों की भाषा बोलता है, सभी सबको समझ में नहीं आता भारत की संस्कृति। कोई एंटी नेशनल बोल दिया पानी तो समझ में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पेयजल पदार्थ हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे एकदम एक नंबर बात करता है सभी सब। वो तो हम थैंक्स करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, उसने स्वतः संज्ञान लेके यूपी को तो एकदम बढ़िया से लपेट लिया। उनके गृह सचिव को, डीएम, एसपी, जितने आला अधिकारी हैं सबको बुला लिया है कि आइए आप 12 तारीख को हम आपसे बढ़िया से निपटते हैं। और पीड़िता के परिवार को भी बुलाया है कि उनको दबाव में ना हो। अभी बढ़िया से कोर्ट ने एकदम बढ़िया से सुनवाई इनको अच्छा से किया। कोर्ट बेहतरीन होता अगर सीबीआई को कोर्ट अपने अधीन लेके जाँच करती कि भाई आपने जो रिपोर्ट किया, आप उसको जो जानकारी है उसे आप हमारे पास सबमिट कीजिए। क्योंकि आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सीबीआई जो है पिंजड़े में बंद एक तोता की तरह, और हकीकत में भी है। वो गवर्नमेंट जो कहेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अधीन आता है और कोर्ट गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती है। तो जो पीड़िता है उनके परिवार का भी जो मानना है कि हाँ सीबीआई जांच ने तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है और योगी जी ने भी बहुत बेहतरीन किया है। अगर योगी जी अगर इसको पहले ही कर देते तो इतना बवाल नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ये बवाल इसीलिए कराया गया है कि ताकि किसानों का ध्यान भटकाया जा सके। अब उन लोग का क्या कहना सही है वो गलत है ये नहीं पता है, लेकिन खुद उनको भी पता था कि भाई इतना बड़ा बवाल होता है, सीबीआई जांच सौंप दीजिए वहाँ पर और जल्दी से। क्योंकि एसआईटी को सौंपा गया, एसआईटी ने कुछ खास काम किया नहीं वहाँ पर जाने के बाद। और उठपटे जो बयान आने लगे कि मुआवजा ले लो, मार देंगे, ये करेंगे, अब फिर रेप नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अटपटा बयान आने से ना थोड़ा सा निराशाजनक होती है। और कुछ लोग तो उनके भी समर्थन में आ गए जो मतलब अपराधी हैं, अभियुक्त है। भाई आपके समर्थन की क्या ज़रूरत है? पुलिस अपना जांच कर ही रही है, सीबीआई कर रही है। जो पीड़िता है उनको भी अपने उचित सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए सरकार को। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये ऐसी घटनाओं को रोक सके। एक रेप करने को इसको सामाजिक की भी जिम्मेदारी है। समाज में भी एक संदेश, माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दे। माँ बाप देखते हैं कि उनका बेटा उल्टा सीधा करता है लेकिन बोलते नहीं, अरे तुरंत डांटो उसको, वहीं पर तब समझ में आएगा। गवर्नमेंट को भी इन रेप वालों के लिए खतरनाक नियम लगाना चाहिए कि जिनके परिवार का आदमी रेप कर दिया ना, साले को एनआरसी से बाहर कर दो, जा तुम यहाँ डिटेंशन सेंटर में रहना। यहाँ पे क्या वो ये खतरनाक नहीं है? यहाँ पर पूरे परिवार को जब आप सजा डालिएगा ना तो पूरा परिवार दबा के रखेगा, तब हर परिवार जगेगा कि रे तरीका रेप करेगा, हम लोग एनआरसी से बाहर चल जाएंगे। इसका सदुपयोग करना चाहिए। और जो सालों की संपत्ति है ना, पूरी संपत्ति लेके सरकारी कर देना चाहिए, वहाँ अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल या फिर पीड़िता के परिवार को दे देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए, फिर एक सामूहिक जिम्मेदारी बने कि हाँ ये चीज़ है। और जो भी बलात्कारी है ना, इनके पूरे परिवार नाम का चौराहे पे एकदम पोस्टर लगवा दो ससुरा के, ये हैं फलाना के बेटा, इनके माता जी हैं
हैं जिन्होंने इतना संस्कार सिखाया, बाप ने इतना संस्कार सिखाया कि बेटा ने बलात्कार कर दिया। एकदम कैसे नेता सब उद्घाटन करता है तो शिलान्यास होता है, वैसे करा दो, ताकि उनका खानदान जब तक रहे तब तक याद किया जाए कि इसी खानदान का एक हरामी था जिसने किसी का बलात्कार किया था। और पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए एक आम आदमी फौजियों की कितनी इज्जत करता है। अगर हमारे गांव में फौज आती है ना, एकदम आदमी सेफ महसूस करता है, अरे हमारी फौज आई है, गले लगाने का मन करता है फौजियों को, दिल से आदमी सैल्यूट करता है फौजियों को। लेकिन अगर घर पे पुलिस आ जाती है, सब लोग अजीब बेइज्जती महसूस होने लगते हैं। अरे आपके ऑर्डर्स हैं, मानते हैं यहाँ पर, लेकिन इंसानियत भी तो रहती है यहाँ पर, क्योंकि जो आपका ऑर्डर दे रहा है वो भी तो आपका सीनियर ही है, वो भी तो पुलिस है। इसका मतलब कि आप न्याय और अन्याय में फर्क भूल जाएंगे। आपका अगर सीनियर कहने लगा कि किसी का रेप कर दो, तो मतलब आपका आदेश है तो आप रेप कर दीजिएगा? ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। आपका सीनियर जो है, आप उनके पे भी दबाव बनाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा। क्यों अंग्रेजों ने जब मजदूरों पे गोली चलाने के लिए कहा था तो अंग्रेज में जो भारतीय सैनिक थे नहीं चलाए थे। आप रूस की क्रांति सुनिए, जब रूस का जार ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था तो रूस की सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया था। तो उस वक्त भी यूपी पुलिस रहती तो चला दी रहते। हमारा सीनियर बोल रहा है ना साहब, चंगा सी जला दो, 2 बजे रात में हटाओ, क्या मतलब है? ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। सोच रहे हम बाबूजी को जला देंगे, हमारा नौकरी का सवाल है। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझ गए होंगे। इसमें राजनीति क्या हो रही है, इसमें राजनीति क्या है। देखिए अगर इसमें राजनीति नहीं होती ना तो आपको भी पता है कि इसमें न्याय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एनसीआरबी का खुद का डाटा है कि हर दिन लगभग 87 रेप होते हैं। कौन से रेप पे सीबीआई जांच बैठती है? केवल इस पे बैठ गई क्योंकि इसके लिए आपका क्या हो गया था, विपक्ष आगे आ गया था, मीडिया आगे बढ़ गई थी, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह डिजिटल क्रांति आ गई थी। तो हम आप सबको कहते हैं आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, वरना एक दिन आपकी भी बहन के साथ ऐसा ही हो सकता है। आप भी किसी बहन के भाई हैं, किसी लड़की के पिता हैं। ये आपका भी सामूहिक कर्तव्य बनता है कि आप भी इस पर सचेत रहें। और जब कभी भी ऐसे बात आते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल आता है उसको करता है जो अगर आप ऐसे जनता के बातों को उठाता है तो आप उसके लिए हमेशा खड़े रहिए। क्योंकि आज इस लड़की को लगभग न्याय मिला, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को देखिए, अगर मीडिया या राजनीति नहीं होता तो सीबीआई जांच नहीं होती। इस लड़की के साथ भी अगर मीडिया और राजनीति नहीं हुई रहती तो जांच नहीं होती। तो आप अगर जागे रहेंगे ना तो इन राजनेताओं को झुकना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही मरता आपको छोड़ देंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इधर कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इस वीडियो को आने में लेट हो गया, गला थोड़ा बजा हुआ था, इस वजह से वीडियो लेट हो गया। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।